हेलो, नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन-सा है ये 18वाँ प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। 18वें प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, यानी कि थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे वो, तो मैंने इसमें से हटा दिए हैं। या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अधिक बार रिपीट हुए हैं, 2-1 क्वेश्चन होंगे ऐसे जो अधिक बार रिपीट हुए हैं और वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो भी मैंने हटा दिए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुए हैं तो उनको मैंने इसमें रखा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हटा दिया गया है मैंने इसमें से। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 1352 मीटर की एक रेलगाड़ी है और एक खंभे को 169 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ से मुझे स्पीड मिल जाएगी इसकी, ठीक है। आगे बोला है कि तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर का एक प्लेटफार्म है, इसको पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर जो पार कर रही है, यहाँ पर केवल 1352 मीटर की दूरी को पार कर रही है। तो यहाँ पर मुझे इसकी स्पीड मिल जाएगी। स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? स्पीड हो जाएगी 1352 बटे 169। 1352 बटे 169 मेरी यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। कितनी बार चला जाएगा? 8 नम 72, 8 छंग 48 और 7 55 और 8 एकम 8 और 5 13 यानी कि 8 आ जाएगी यहाँ पर। और ये किस चीज़ में है? मीटर पर सेकंड में है, तो इसकी मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी यहाँ पर किसकी? रेलगाड़ी। आगे बोला है कि 256 मीटर अभी तक तो ये पार कर रही थी केवल अपनी लंबाई को। अब जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगी। प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगी तो 256 मीटर की दूरी का प्लेटफ़ॉर्म भी पार करेगी और अपनी दूरी भी होगी। जैसे मान लें यहाँ पर ये प्लेटफ़ॉर्म है ये, ठीक है? ये प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से ट्रेन आ रही है ये। तो जब यहाँ पर आएगी ये, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी टोटल दूरी ये हो जाएगी इसकी दूरी। तो इसलिए टोटल दूरी जो होती है यहाँ पर ये, तो हमें दूरी जोड़नी पड़ती है। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी अब? अब डिस्टेंस कितनी है? तो हो जाएगी 1352 और प्लस का यहाँ पर आ जाएगी 256। ये टोटल दूरी हो जाएगी, इसको पार करेगी अपनी स्पीड से, ठीक है? अब यहाँ पर बोला है कि कितना समय लेगी, तो टाइम कितना होगा? टाइम होता है स्पीड बटे डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है? डिस्टेंस बटे स्पीड होता है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ इसी से भी निकल सकते हैं, डिस्टेंस भी स्पीड भी तीनों कोई सा भी निकाल सकते हैं इसी से यहाँ पर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 8 आ जाएगा 5 5 और 5 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर 13 और 1 14। 13 तो 15 और 1 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये 16 आ जाएगा। 1608 मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी अब, 1608 मीटर की और ये पार करेगी इसको अपनी स्पीड से पार करेगी क्योंकि यहाँ पर केवल यही है, अकेली है ट्रेन यहाँ पर। तो इसकी स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। मीटर से मीटर भी कट ही रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से तो। 8 से इसको काटूँगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 आ जाएगा, यानी कि सेकंड आएगा यहाँ पर। 201 सेकंड में पार कर जाएगी, इसका टाइम आ जाएगा 201 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 201 सेकंड में पार कर जाएगी। हल्का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, एक शंकु है, इसकी त्रिज्या कुछ है, इसके आधार की त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है। मान लें मैं आधार की त्रिज्या मुझे नहीं दी हुई है, तो आधार की त्रिज्या में यहाँ पर क्या कर लूँगा, आधार की त्रिज्या को मैं r मान लूँगा कि r मेरी आधार की त्रिज्या है। और यहाँ पर जो त्रिज्यक ऊँचाई है, त्रिज्यक ऊँचाई जो है वो आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है यहाँ पर, ठीक? आगे बोला है कि शंकु का आयतन कितना कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है? ये इसका वॉल्यूम होता है यहाँ पर। h के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो h मुझे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा? L बराबर 2r है यहाँ पर, तो L स्क्वायर बराबर क्या होता है? L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर और प्लस का r स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर का मान मुझे निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, ये r जो है इधर आकर के घटेगा, L स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं h का मान निकालने के लिए L स्क्वायर का मान यहाँ पर रखूँगा, L का मान रखूँगा, L का मान कितना है? 2r, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, r का मान r ही है यहाँ पर, r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। 3r स्क्वायर आ जाएगा इसका h स्क्वायर का। मुझे चाहिए h का मान, तो h का मान चाहिए के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर रूट चढ़ा दूँगा पूरे पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसके पूरे पर रूट चढ़ाऊँगा तो ये √3 रह जाएगा और r स्क्वायर से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो बचेगा यहाँ पर h का मान जो बचेगा √3r बचेगा यहाँ पर केवल, ठीक है? √3r केवल मेरे पास h का मान बचेगा। अब मैं इसका मान इसमें रख दूँगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 401। 401 पाई यहाँ पर दिया हुआ है, ये 1/3 पाई आ जाएगा यहाँ पर। आर स्क्वायर ऐसे ही रखूँगा क्योंकि मुझे इसमें ज्ञात करना है, त्रिज्या के घन का परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या का घन ज्ञात करना है कुल मिला के। और h का मान कितना आ गया? h का मान आ गया √3r यहाँ पर, ठीक? अब आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
पाई से पाई तो कट ही रहा है ये पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर। ये 3 की इधर गुणा होगी, √3 की भी इधर गुणा हो जाएगी, ठीक है? तो √3 ये बटे में आ जाएगा, ये 1/3 है, √3 बटे में आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 401 गुणा 3 बटे का ये आ जाएगा यहाँ पर √3 बटे √3 बराबर आ जाएगा r⁻3। ये एक r स्क्वायर यहाँ है, एक r यहाँ है, तो r⁻3 आ जाएगा। इसी का मुझे मान वैसे याद करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन देखूँगा, ऑप्शन किस फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 से यहाँ पर √3 से गुणा करनी पड़ेगी और √3 से यहाँ पर भाग करनी पड़ेगी। 3 से इसकी गुणा करूँगा मैं √3 की, तो 3 बचेगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, r⁻3 जो बचेगी मेरे पास, तो 401 √3 बचेगा, 401 √3 बचेगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार 2 बैग को ₹5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरी पर उसे 21% की हानि। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है, अगर 21% का लाभ हो रहा है, कोई सामान बेच रहा है वो, एक में 21% का लाभ और एक में 21% की हानि। बराबर का लाभ, बराबर की हानि होती है, तो उस स्थिति में हमेशा हानि होगी, ठीक है? हानि जीत जाएगी उस स्थिति में हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ वाले तो खत्म हो जाएँगे ये लाभ वाले तो खत्म हो जाएँगे। यहाँ पर या तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, तो कैसे निकालेंगे हम इसको? यहाँ पर 21 दिया हुआ है, तो 21 की पावर करेंगे। 21 की पावर कितनी होगी, यानी कि 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, तो 441 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, 441 वाला, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है करने का r²/100, ठीक है? r क्या होता है, r होती है 21, 21 का वर्ग करेंगे और 100 से भाग करेंगे तो 4.41 आएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वेरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 75,000 जमा करती है। 3 वर्ष के बाद स्वेरा को कितनी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है? करने के बहुत तरीके, सब अपने-अपने तरीके से अलग-अलग करते हैं, लेकिन एक तरीका जो हम अपनाते हैं और कैलकुलेशन बचती है उस तरीके से, तो वही तरीका सिर्फ़ एक इकलौता तरीका यही है कि इसमें दिया हुआ है यहाँ पर 75,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है? 75,000 रुपए की धनराशि है। यहाँ पर मैं इसकी जो दर है, इसकी फ्रैक्शन लूँगा, 12% को क्या लिख सकता हूँ, 12% को 3/25 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? जब मैं 12 के बटे में 100 करूँगा तो 3/25 आएगा, 3/25 मैं यहाँ ले लूँगा, ठीक है? और मुझे जो गुणा करनी पड़ेगी, हालाँकि मुझे इसको लिखना नहीं है यहाँ पर, ये मुझे याद होना चाहिए, और 3-3-1 के अनुपात में मैं गुणा करूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ से इसको 25 से काटूँगा तो 25 तिया 75 आ जाएगा, 3000 बचेगा और 3 से इसकी जब गुणा करूँ तो 9000 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है? 9000 आएगा। अब मैं इस वाले पहले 3 की गुणा कर दूँगा यहाँ पर, तो ये 27,000 आ जाएगा यहाँ पर, 27,000 आ जाएगा। इसके अलावा अब अगला कदम मैं ये उठाऊँगा कि इस 3/25 को 9000 में गुणा करूँगा। 25 से इसको काटूँगा, 25 तिया 75 आ जाएगा और फिर बचेगा यहाँ पर 15, 25 छक्का 150 आ जाएगा। इसका मतलब 360 आ जाएगा और 360 की मैं 3 से गुणा करूँगा, तो 3 छीक 18, 3 तिया 1080 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 1080 आ जाएगा और गुणा करूँगा फिर इस वाले 3 की। इस वाले 3 की गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 तिया 24 यानी कि 30, और ये आ जाएगा यहाँ पर 8 तिया 24 और 3 एकम 3 यानी कि 3240 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। अब आगे क्या करूँगा, अब एक बार और करूँगा क्योंकि ये 2 बार हो गए, इस वाले 1 के लिए और करूँगा मैं यहाँ पर 3/25 को इस 1080 में और गुणा करूँगा मैं यहाँ पर। 1080 में जब मैं 3/25 को गुणा करूँगा, 25 को इसको काटूँगा यहाँ पर, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और यहाँ पर बचेंगे कितने, 8 और 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 43.2 आ जाएगा, और 3 से जब गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129.6 आ जाएगा यहाँ पर। 129.6 आ जाएगा। अब इसकी 1 से गुणा करूँगा इस वाले की, जो 1 बच रहा है यहाँ पर। इसकी गुणा करूँगा यहाँ पर तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ से, इतना ही रखूँगा मैं यहाँ पर, 129.6 रखूँगा यहाँ पर केवल। अब इनको जोड़ दूँगा मैं यहाँ पर, जोड़ने के बाद ही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.6 आ जाएगा और 6 फिर से एक बार और बचेगा यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा और 7 3 10 यानी कि 30,369.6 आ जाएगा यहाँ पर। 30,369.6 आ जाएगा, यही मेरा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से इसको करूँगा मैं। तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है? कहीं-कहीं उन तरीकों से भी कैलकुलेशन आसान हो सकती है, लेकिन ये ऐसा एक इकलौता तरीका है जिससे हर जगह जो है कैलकुलेशन आसान ही होगी। क्वेश्चन ये है कि यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 3/4 गुना कर दिया जाए तो ज्ञात करें घन का आयतन में
प्रतिशत वृद्धि क्या होगी और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर मैं मान लूँगा कि घन जो है वो 4 है, ठीक है? यहाँ पर मैंने घन 4 मान लिया। घन का जो किनारा है वो 4 सेमी का है, सेमी, मीटर कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। अब मैं जब उसको पहले ये 4 था, अब मैंने इसमें गुणा कर दी 3/4 की, तो यहाँ पर ये आएगा 3, यानी कि अब 3 हो गया। अब 3 हो गया, सवाल में पूछा है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि तो यहाँ पर होगी नहीं किसी भी कीमत पर, यहाँ पर कमी होगी। लेकिन हमें वृद्धि के अनुसार सवाल को सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि यहाँ पर किताब में ये सवाल मिसप्रिंट हो सकता है यहाँ पर ये, ठीक है? ये मिसप्रिंट होगा तो 4/3 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा वो ये ना आकर के 4/3 आएगा यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये मिसप्रिंट है इसमें और मिसप्रिंट 3/4 4/3 से ही आंसर इसके सही आ रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर अब मान लूँगा कि पहले उसकी जो किनारा 3 था, तो 4/3 गुणा गुणा करने पर वो 4 हो गया था। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है? तो अब मुझे देखना है कि घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो ये तो थी इसकी भुजा, ठीक है? ये भुजा थी और घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है 1 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 29 27 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा यहाँ पर। ये 64 हो जाएगा। तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी यहाँ पर? ये 37 की वृद्धि होगी यहाँ पर। 37 की कितने से 27 से वृद्धि होगी। 27 से ही तो बड़ा है 37, तो गुणा हो जाएगी यहाँ पर 100, यानी कि 3700/27% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब अभी मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा यहाँ पर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भुजा तो दे रखी है 3 और 4 और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a² होता है, 6a²। तो मुझे 6 का से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे a² से मतलब है। इस बार मैं इसका स्क्वायर करूँगा यहाँ पर। इस बार स्क्वायर करूँगा तो 3 3 9 हो जाएगा ये और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बढ़ गया ये? ये बढ़ गया 7 यहाँ से। 7 बढ़ गया किससे? 9 से। 700/9% ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा अब इसका। सी ठीक हो जाएगा इसका, इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है? लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 812 ग्राम वज़न कम 812 का ग्राम का वज़न तोल रहा है, कम नहीं तोल रहा, 812 ग्राम का वज़न तोल रहा है। तो कुल मिला के वो यहाँ पर लाभ कमा रहा है। लाभ कमा रहा है तो यहाँ पर हम सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे यहाँ पर। सीपी एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? ये सीपी है यहाँ पर और ये एसपी है। अगर उसको लाभ हो रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका सीपी 812 होना चाहिए और उसका एसपी 1000 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से कितना अधिक लाभ कमा रहा है ये? लाभ कमा रहा है यहाँ पर 188 का। 188 का लाभ कमा रहा है, किससे कमा रहा है? ये कमा रहा है 812 से। 812 से कमा रहा है और गुणा कर दूँगा यहाँ पर 100, ठीक है? इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, ये 4 से कट जाएगा, दोनों 4 से कट जाएँगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 4700 आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यानी कि मुझे 4700 की और 203 की मुझे यहाँ पर भाग करनी पड़ेगी इसको, 4700 को दो 203 से। ये 2 बार चला जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कितने बचेंगे? यहाँ पर 64 बचेंगे अभी। 64 बचेंगे, पॉइंट लगा अभी पॉइंट नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक सिपर बच रहा है जी। यहाँ पर उतार लूँगा सिपर को। अब मैं कितनी बार काट सकता हूँ इसको? अब मैं इसको अभी 3 बार और काट सकता हूँ यहाँ पर। 3 बार काट दूँगा लेकिन यहाँ से आगे मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 23 के साथ केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है? 23.15 इसका मेरा सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 दादा-दादी, माता-पिता, 3 पोते-पोतियों की एक परिवार है, ठीक है? इनका एक परिवार है। यहाँ पर ये अब मैं इसको लिखता हूँ, ये इसको मैं लिखता हूँ ग्रैंडमदर, ठीक है? और प्लस ग्रैंडफ़ादर। इनकी जो औसत आयु है कितनी है? 67 है। तो 67 का दुगुना हो जाएगा 134, ठीक है? 134 इनकी टोटल आयु है। माता-पिता है मदर एंड फादर, इनकी 35 है तो 70 हो जाएगी इनकी टोटल आयु। और जो तीनों हैं वो एबीसी मान लूँगा उनको, जो तीनों बच्चे हैं वो, तो ये हो जाएँगे 3 छंग 18, ठीक है? 3 छंग 18 हो जाएगा। अब सवाल में पूछा है कि वर्तमान औसत आयु बतानी है पूरे परिवार की। पूरे परिवार की के लिए क्या करूँगा? सबका योग करूँगा, इनको सारी योग जोड़ूँगा, कितनी आयु है इनकी टोटल। ये आ जाएगी यहाँ से 2, 3 7 10 1 1 2 आ जाएगा, यानी कि 222 आ जाएगा। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं टोटल। 7 से भाग करूँगा तो 7 तिया 21 आ जाएगा यहाँ पर। बचेगा 1 और 7 एकम 7 बचेंगे 5, यानी कि 31 सही 5/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2000 पर 5.75% वार्षिक ब्याज की दर से 15 फरवरी, यहाँ पर पी का मान दिया हुआ है, पी का मान 2000 दिया हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है 5.75%। टी का मान मुझे नहीं दिया हुआ, टी का मान मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? यहाँ पर 15 फरवरी और 2023 से लेकर के मुझे 29 अप्रैल 2023 तक का समय निकालना है, कितना होगा। ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 15 फरवरी में 28 दिन होंगे। तो 15 फरवरी से 28 दिन तक 15 फरवरी से 28 फरवरी तक कितने दिन होंगे? तो ये दिन हो जाएंगे यहाँ पर 13 दिन। ठीक है, फरवरी में कितने आ जाएंगे? फरवरी में 13 आ जाएंगे। मार्च आएगा, मार्च में कितने आ जाएंगे? मार्च में 31 आ जाएंगे। और अप्रैल का कितने दिन लूँगा? अप्रैल के मुझे 29 दिन लेने हैं, क्योंकि 29 अप्रैल तक का मुझे ब्याज याद करना है। टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 3 13 आ जाएगा यहाँ पर। 3 2 5 1 6 1 7, यानी कि 73 आ जाएंगे टोटल दिन। 73 दिनों का निकालना है, और एक साल में 365 दिन होंगे। अगर वो साधारण वर्ष है तो 365 दिन। इसको इससे काटूंगा तो एक बार 1/5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि उसकी जो टाइम है, अब टाइम मेरे पास आ गया है, टाइम आ गया 1/5, ये आ गया मेरे पास 1 वर्ष का, एनुअली आ गया अभी ये। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसा ही मुझे निकालना है, यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज निकालूंगा 2000 और गुणा 5.75 और गुणा 1/5 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। बटे में 100 आ जाएगा, 100 यहाँ 2 सिफर कट जाएंगे ये, और 5 चौक 20, ये 4 बार कट जाएगा यहाँ पर। 4 से इसकी गुणा करूंगा मैं, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 पंजे 20, 4 सत्तर 28 और 2 30 और 4 क्या, और 4 पंजे 20 23, यानी कि 23 रुपये आ जाएगा इसका। 23 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह माल का 1/5 भाग 10% की छूट पर बेचता है। इस वाले सवाल को सिंपली इस तरह से करना चाहिए हमें कि यहाँ पर अंकित मूल्य से अधिक करता है लागत मूल्य को। तो लागत मूल्य ये हर बार इस तरह से होता है यहाँ पर। तो लागत मूल्य मैं मान लेता हूँ सीपी, और एमपी क्या है? ये एमपी होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। लागत मूल्य को मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है। लागत मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 140 होना चाहिए यहाँ पर। सवाल में 140 दिया कि 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% अगर अधिक करूँगा तो 100 का तो 140 आएगा यहाँ पर। आगे बोला है इसमें, फिर वह माल का 1/5 भाग, माल उसका क्या है? सीपी है, जो लागत है उसकी वही माल है। तो यहाँ पर 100 है, 1/5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं रेशियो रेशियो लेकर भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर पॉइंटों में आ जाते हैं यहाँ पर, तो इस कोई दिक्कत नहीं है, 100 के साथ करना चाहिए वैसे तो। तो यहाँ पर 1/5 इसका 20 हो जाएगा, यानी कि 20 का माल है 1/5, इसको 10% की छूट पर बेच रहा है। 10% की छूट का मतलब है 9/10, ठीक है। और छूट देगा तो वो अंकित मूल्य पर ही छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा, तो अंकित मूल्य को मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर। 140/100 करूँगा, यानी कि 140/100 करूँगा तो 7/5 कर लूँगा मैं केवल यहाँ पर, ठीक। 0 कट जाएगा यहाँ पर, ये 2 नम 18, 18 सत्ते 126, ठीक है। 18 सत्ते 126 हो जाएंगे यहाँ पर। तो मैं इसको 5 से भाग करूँगा, 5 से भाग ना करके मैं क्या करूँगा, इसको दोगुना कर देता हूँ। दोगुना कर दूंगा तो 252 हो जाएंगे। 252 करूँगा तो दुगना भी, 5 को भी दुगना करना पड़ेगा मुझे नीचे, तो नीचे 10 आ जाएगा यहाँ पर। 10 आएगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। या अगर मैं 5 से भी कर सकता हूँ, दिक्कत कोई वाली बात ऐसी है नहीं यहाँ पर। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 चौ और 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं वैसे, कोई इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं। यहाँ पर जो आएगा 25.2, यानी कि जो एसपी है यहाँ पर, ये तो उसका खरीद मूल्य है, ये उसका अंकित मूल्य है। अब यहाँ पर उसने जो बेचा है तो 25.2 पर बेच दिया उसने 1/5 भाग को। इसके अलावा 10% की आगे बोला कि माल का आधा अंकित मूल्य पर बेचता है। ये जो है यहाँ पर माल का आधा अंकित मूल्य पर, ठीक है। आधा अंकित मूल्य पर, यानी कि आधा कितना है? 50, और 50 को बेचता है वो अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बेचने के लिए 7/5 करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर किया है ये, ठीक है। अंकित मूल्य पर बेच रहा है वो, तो आ जाएगा 50, ये यानी कि 10 आ जाएगा, कुल मिलाकर ये 70 आ जाएगा यहाँ पर, ये 70 आ जाएगा। इसके अलावा और बोला है कि शेष माल का 20% छूट पर बेचता है। शेष माल का 20% की छूट पर बेचता है। शेष माल कितना बचा? यानी कि शेष माल बचा भी 30, ठीक है। 50 और 70 तो 20 तो ही आएगा यहाँ पर, 70 बचा 30 इसका शेष माल जो है, इसको 20% की छूट पर बेच रहा है। 20% की छूट का मतलब है 20 पंजे 100, यानी कि 4/5, 4/5, और अंकित मूल्य भी लगेगा इस पर। अंकित मूल्य 24, ठीक है। 24 गुणा 7/5 करूँगा यहाँ पर, ठीक है। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, पढ़ दो 16, 5 से इसको काटूंगा तो आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। बचेगा 1, और 5 तिया 15 और 5 छंग 30, यानी कि 33.6 आ जाएगा ये।
ठीक है, 33.6 ये आ गया। तो टोटल ये अभी एसपी है उसके पास, टोटल एसपी ये है यहाँ पर, सीपी ये है, एमपी ये है और टोटल एसपी आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये इसको जोड़ूँगा मैं तो 70 और 33 आ जाएगा यहाँ पर। 103.6 और 25.2 यहाँ पर है, यानी कि ये टोटल मिला के 128.8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 128.8 आ जाएगा टोटल एसपी जो आ जाएगा यहाँ पर 128.8, यानी कि मेरे पास यहाँ पर सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया मेरे पास। एसपी कितना है? 128.8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला है सवाल में कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 28 का ही लाभ है, 100 रुपये में वो चीज़ उसने खरीदी थी, 128.8 में बेच रहा है, तो 28.8% का उसको लाभ हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे सवाल को। अगला क्वेश्चन ये है कि पी एक वर्ग का परिमाप है और डी वर्ग का विकर्ण है, तो सही संबंध का चयन करना है यहाँ पर। यहाँ पर पी दिया हुआ है, पी जो है वो एक वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4a होगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4a होगा, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी p/4। वर्ग की भुजा p/4 आ जाएगी। इसके अलावा डी जो है वो वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण है डी। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी? यहाँ से भुजा आ जाएगी d/√2। ठीक है, आ जाएगी। दोनों बराबर है भुजा यहाँ पर, तो इन दोनों का मैं बराबर कर दूंगा, p/4 और बराबर d/√2। इस तरह से लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, यहाँ पर संबंध पूछा है पी का और डी का, तो यहाँ पर मैं p बराबर ये भी कर सकता हूँ d/4/√2, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये 4 ऊपर पहुँचा दिया यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करूँगा? यहाँ पर मैं √2 से ऊपर गुणा करूँगा, √2 से नीचे करूँगा, जैसे अभी पहले दूसरे सवाल में किया था यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, तो ये 2√2 आ जाएगा। p का मान आ जाएगा d गुणा 2√2। ठीक है, 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा इसका ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो इसी में दिया रखा है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं बिटानता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय 6:1:5 के अनुपात में निवेश किया। ये 3 साझेदार हैं। यहाँ पर 3 साझेदार हो जाएंगे, ए, बी और सी, ये 3 साझेदार हो गए। यहाँ पर इन्होंने अनुपात में लगाया ही राशि लगाई है 6, 1 और 5 के अनुपात में। उन्होंने अपनी पूंजी को यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इनका टाइम है इनका 7 माह का, इसका 10 माह का और इसका 8 माह का टाइम है यहाँ पर। इस अनुपात में इन्होंने लगाया है। यहाँ पर इनका राजस्व आ जाएगा, यानी कि लाभ आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ से 2 से कट रहा है सभी में। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 तिया 6 आ जाएगा, ये 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर। 3 सत्ते 21, 5 एकम 5 और 4 पंजे 20। ठीक है, इस रेशियो में उसने उन्हें लाभ बाँटा गया होगा, ये लाभ आ जाएगा उनका। उनके लाभों का अनुपात ये है, कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? 21-5-1, 21-5-20, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है। तो मूलधन बताना है। ठीक है, मूलधन कितना होगा यहाँ पर? ठीक है, करने का सभी बस एक ही तरीका है हमारा यहाँ पर। फिर से वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर 4% की फ्रैक्शन यहाँ पर दर वो तो दी नहीं रखी है, यहाँ पर राशि नहीं दे रखी है यहाँ पर। तो मैं मान लूँगा कि जो 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, 1/25 3 साल का निकालना है मुझे। 3 साल का निकालना, तो मैं इसको 3 बार गुणा करूँगा यहाँ पर। 25 गुणा 625। ठीक है, ये 3 बार गुणा हो जाएगी, मैं इसको ऐसे ही रख लूँगा अभी। 625 गुणा 25 में इसको ऐसे रख लूँगा, गुणा नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं गुणा कर लूँगा। ठीक है, गुणा मुझे किसकी करनी पड़ेगी? 1/25 की करनी पड़ेगी, जो हमने भी इससे पहले सवाल में किया है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में। तो यहाँ पर 3 साल का है, तो 3 3 1 करूँगा उसी की तरह यहाँ पर 25 से 100 काटूँगा तो 625 बच रहा है यहाँ पर केवल ये। ठीक है, 625 बच रहा और गुणा करूँगा किससे? पहले 3 से, इसकी 3 से गुणा करूँ तो 1875 आ जाएगा यहाँ पर ये। हालाँकि इसकी गुणा करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, 1875 आ जाएगा। अब एक बार इस 25 को इससे फिर काटूँगा, तो 25 बार कटेगा यहाँ पर, 25 बार कटेगा, फिर इस 3 से गुणा करूँगा, 3 3 1 है यहाँ पर, फिर ठीक है, यहाँ पर 3 3 1, इस 3 से गुणा करूँगा यहाँ पर, तो 25 तिया कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से इसको काटूँगा मैं यहाँ पर, 25 से 25 कट जाएगा यहाँ पर, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब एक इस बार गुणा करूँगा मैं इस वाले 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। मैंने सभी प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन के बारे में बताया है कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहता है, तो केवल इसको लेते हैं हम केवल।
ठीक है? पहली लाइन को इसको नहीं लेते हम, ये साधारण ब्याज, ये 1 साल का साधारण ब्याज होता है ये, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 75 और 1 76 है, यानी कि जो अंतर है वो ₹76 है। मैंने कहा कि 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, तो पहली लाइन को छोड़ देते हैं, बाकी की 2 या 3 या 4 जितनी भी लाइनें बचती हैं उनको लेते हैं यहाँ पर। 75 और 1 76 इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 76 जो है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 3 साल का। तो किसके बराबर है ये? अंतर तो इसमें ₹228 दिया हुआ है, यहाँ पर ये 228 दिया हुआ है, तो 76 का मान आ जाएगा 228। यहाँ पर 76 का जो मान आ जाएगा तो वो 228 आ जाएगा, 228। यहाँ से मैं इसको काट दूँगा, कितनी बार जा सकता है ये? 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 1 का मान 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 का मान 3 आ जाएगा। सवाल में पूछा है मूलधन बताना है, मूलधन मैंने कितना माना था? 625 गुणा 25 माना था मैंने, ये तो मूलधन माना था मैंने यहाँ पर, ठीक है? तो इसकी गुणा कर दूँगा 625 गुणा 25 से, और 3 छंग 18 और 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले ही आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 46,875। 46,875 इसका आंसर आ जाएगा। इनकी तीनों की गुणा करूँगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हालाँकि इसमें फ़ॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। मैंने 2 साल के और 3 साल के फ़ॉर्मूले भी प्रैक्टिस सेट में, कई सारे प्रैक्टिस सेट में, स्टार्टिंग के प्रैक्टिस सेट में बताए हैं कि 2 साल का और 3 साल का फ़ॉर्मूला क्या होता है, उससे भी हम कर सकते हैं इसको। दिए गए चित्र में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा सी वृत्त का केंद्र है। ए और बी बिंदु वृत्त पर स्थित है। ये इस तरह से दिया हुआ है, सामने दे रखा है इसमें। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो होता है ना इतना, ये इतना भाग जो होता है यहाँ पर, ये इसका त्रिज्याखंड होता है यहाँ पर, ये त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड की लंबाई, ये होती है त्रिज्याखंड इसकी, ठीक है, इसकी लंबाई और इसका क्षेत्रफल होता है पूरा यहाँ पर। तो इसके मैं दोनों फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो पहले ही बताए हैं मैंने। अगर मुझे निकालना होगा क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का, अगर मुझे एरिया निकालना होगा, इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। थीटा क्या होता है? थीटा ये वाला कोण होता है यहाँ पर, ठीक है, थीटा बटे 360। और मुझे अगर इसकी लंबाई निकालनी होगी, इसकी त्रिज्याखंड की, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360, ठीक है। इस तरह से मैं निकाल दूंगा, ये दोनों याद रखने हैं, इस तरह से निकाल दूंगा। अब मैं करता हूँ सवाल। यहाँ पर मुझे चाहिए क्या? यहाँ पर क्षेत्रफल चाहिए मुझे, यहाँ पर पाई रख लूँगा। यहाँ पर आर का मान कितना है? आर का मान 28, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, इसका ये व्यास है ना, यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये 28, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 14 का वर्ग होगा 196, ठीक है, 14 का वर्ग 196। और थीटा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा का मान नहीं दे रखा है, तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोणों का, तीनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं तीनों, तीनों 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 360, नीचे आ जाएगा 360। इसको काटूंगा, ये 6 बार कट जाएगा, और 6 से काटूंगा, ये 6 से नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ, 2 से काट लूंगा, 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। और बटे में आ जाएगा मेरा यहाँ पर 6 बचा हुआ, 2 तिया 6 आ जाएगा, यानी कि 98 पाई बटे 3 आ जाएगा इसका एरिया, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा इसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका। ए का मान कितना दिया हुआ है? 14 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 14 का वर्ग 196 आ जाएगा यहाँ पर। 4 से इसको काट लूंगा, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 4 नम 36, यानी कि इसका जो एरिया आ जाएगा वो 49√3 आ जाएगा, 49√3 आ जाएगा इसका एरिया। मुझे इसमें से ये घटाना है बस, इसमें से ये घटाना, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं घटाऊंगा इसमें से 49√3 को, 98 और पाई का मान रखूंगा इस बार 22/7 और बटे तीन माइनस का 49√3, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ से मुझे दिख रहा है 49√3, इसी में से कोई सा एक आंसर होगा जिसके लास्ट में माइनस में है यहाँ पर 49√3। तो यहाँ से कोई एक आंसर होना चाहिए, इसमें 2 छुपे हुए हैं, तो हो सकता है क्या, मुझे करना पड़ेगा पूरा यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मैं काटूंगा 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि 14 गुणा 22 बार जाएगा यहाँ से, 14 गुणा 22 माइनस का 49√3 आ जाएगा यहाँ पर ये।
और 1/3 इसके भी है यहाँ पर ये, ठीक है? 1/3 यहाँ पर भी है, ये मैंने 7 से काटा है इसको। इसको मैं 14 की और 22 की गुणा करूँगा तो कितनी आएगी? 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 आ जाएगी, 308 आ जाएगी। 308 को मैं 3 से भाग करूँगा, यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह की, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 से करूँगा 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से यानी कि 102 सही 2/3 आएगा। तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 102 सही 2/3 माइनस का 49√3। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला ही मेरा आंसर है इसमें। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा इसका आंसर है। इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है। साधारण ब्याज जो है धनराशि का 1/4 है। धनराशि अगर मैंने मान ली, धनराशि को मैंने मान लिया पी है वो 4 है, तो साधारण ब्याज जो होगा वो 1/4 है, तो 1 हो जाएगा साधारण ब्याज इसका, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी कि यहाँ पर जो जो दर है वो जो समय है उसका समय की 4 गुनी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, ये टी का मान r/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दर दी हुई है, तो इसमें मुझे अप्लाई करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये क्यों किया है देखते हैं। एसआई का मान आ जाएगा 1 यहाँ पर, पी कितना है 4, आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, आर का मान मुझे आर का मान मैं आर ही रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। आर का मान आर रखूँगा, टी का मान रखूँगा मैं टी का मान रखूँगा r/4 यहाँ पर, टी का मान r/4 रखूँगा और बटे में आ जाएगा मेरा यहाँ पर 100, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा 100, आर स्क्वायर 100 आएगा, यानी कि आर का मान 10 आएगा यहाँ पर। आर का मान 10% आ गया। आगे बोला है कि यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि कर दी जाए, अब यानी कि अब जो नई दर होगी, अब वो नई दर को मैं अगर 12% कर दूँ, 12% कर दूँ, तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर, 3600 पर 6 वर्षों के लिए 12% से कितना ब्याज मिलेगा, यही पूछा है। कितना ब्याज मिलेगा, 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर, 12 छंग 72, 36 की और 72 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी, 2 छंग 12, 2 सब में 11, 2 छंग 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, हाथ से लगेंगे 1, 2 तिया 6 और 7 छंग 42, 42 और 6 48 और 1 49 का 9 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 7 और 7 तिया 21 और 7 28 हो जाएगा यहाँ पर। 7 तिया 21 4 है यहाँ पर, हासिल 4 है ना, 7 तिया 21 और 4 25 आ जाएगा यहाँ पर, 2592 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 2592, मेरा ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक मेल है, 3 फीमेल है और 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं, ये करते हैं किसी काम को 96 घंटों में। इसके अलावा दिया हुआ है कि 2 पुरुष हैं, 2 मेल हैं और 8 लड़के हैं। ये किसी काम को करते हैं 80 घंटे में। इसके अलावा आगे और भी दिया हुआ है कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ये करती हैं किसी काम को 120 घंटे में, ठीक है। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम में अगर इसका लेता हूँ तो एलसीएम आ जाएगा इनका 96 का आधा हो जाएगा 48 और सबसे कट रहा है, यानी कि 480 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। 480 इसका एलसीएम आ जाएगा, 96 से इसको काटूँगा 48 को, 48 दूनी 96, 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा 5 यहाँ पर। 8 छंग 48, ये आ जाएगा यहाँ पर 6, ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। इनकी सभी की इनकी ये एफिशिएंसी का योग आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से मुझे अब ये मेल, फीमेल और लड़के इनकी अलग-अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, आगे सवाल में हल करने के लिए। कैसे निकालूँगा, मुझे इसमें कुछ ऐसा खोजना पड़ेगा जो कहीं न कहीं कुछ कॉमन आ रहा हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2m प्लस 8b, ठीक है। हालाँकि इस सवाल को टोटल वो उससे भी कर सकते हैं, एमडीएच वाले से भी, ठीक है। एमडीएच वाले से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये सब नहीं छाँटना पड़ता, उसमें बस कैलकुलेशन करते चले जाओ उसमें तो, ठीक है। इसमें मुझे छाँटना पड़ेगा थोड़ा-सा यहाँ पर। यहाँ पर 2m प्लस 8b, 2m प्लस 8b बराबर मेरा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है यहाँ पर ये। यानी कि 2m प्लस 8b की 2 मेल की और 8 लड़कियों की एफिशिएंसी 6 दी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको m प्लस 4b बराबर 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। m प्लस 4b मेरा यहाँ पर भी है, 1m प्लस 4b यहाँ पर है, यानी कि 3f प्लस 3 बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि 3f बराबर मेरा 3f बराबर 2 आ जाएगा अगर मैं इसका मान यहाँ पर रखता हूँ तो। यानी कि फीमेल की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 2/3, फीमेल की एफिशिएंसी 2/3 आ गई मेरे पास। यहाँ पर फीमेल की आ गई, यहाँ पर मेल की निकाल सकता हूँ यहाँ से। 2m बराबर यहाँ पर f का मान रखूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर।
ठीक है, 2 बचेगा और वहाँ उधर जा कर के घट जाएगा ये, उधर जाकर घट जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि मेल की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। मेल की 1 आ गई, फीमेल की 2/3 आ गई। इसके अलावा मैं लड़के की भी निकाल सकता हूँ, यहाँ मुझे सभी की चाहिए यहाँ पर। लड़के की भी निकाल सकता हूँ, लड़के की मैं यहाँ से निकाल लूँगा। मेल की 1 आ गई, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, उधर जाके घट जाएगा 3, यानी कि इसकी बचेगी यहाँ से मेरी वो 1 की आ जाएगी। ये मैं यहाँ पर रखूँगा इसको, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 8 भी बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि बी की आ जाएगी लड़के की 1/2। लड़के की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/2, यानी कि मेरे मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर। इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में देखना, सवाल में पूछा कि 5 पुरुष 12 लड़के कितने घंटों में काम को पूरा करेंगे? काम कितना है? 480 है टोटल। 480 टोटल काम है। 480 काम को किससे कराना है? 5 पुरुष। पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 5 पुरुष के हो जाएंगे 5, ठीक है। इसके अलावा 12 लड़के, 12 लड़के दिए हुए हैं। लड़कों की कितनी एफिशिएंसी? 1/2 है, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 6, 5, 11, इनसे कराना है 480 काम को। 480/11 आ जाएगा, 11 से 100 काटूंगा तो 11 चौक 44 आ जाएगा, 4 बचेंगे, 40 बचा, 11 तिया 33, यानी कि 43 सही 7/11 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से कर लेंगे। एमडीएस से भी कर सकते हैं इसको, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा भारी नहीं है। अगला सवाल यह है कि एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवर में रन रेट केवल 5.6 था, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि 5 ओवर में क्या रन रेट था? 5.6 था, तो केवल कितने रन बने थे? 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, यानी कि 28 रन बने थे पहले 5 ओवरों में। 5 ओवर में 28 रन बने थे। 185 का लक्ष्य है टोटल, 185 का टोटल लक्ष्य है। कितने बचे? 28 रन बन गए हैं, बचे कितने अभी यहाँ से? ये बचेगा 3 और यहाँ से बचेंगे 153। 153 रन अभी चाहिए होंगे, 153 रन चाहिए होंगे। 5 ओवर हो चुके हैं, 20 मैच है तो 15 ओवर और बच रहे होंगे, ठीक है। 20 मैच है तो 15 ओवर और बच रहे होंगे। कितना चाहिए? यहाँ पर आ जाएगा 15 कम 15 आ जाएगा, पूरा कट रहा है, यहाँ पर 0 बढ़ा कर सी पर बढ़ा दूंगा और यहाँ पर आ जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 28 रन यहाँ पर बन गए हैं, बच कितने रहे हैं अभी? यहाँ से इसको घटाऊंगा, 15 में से हट जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5। 157 रन अभी बच रहे हैं, 157 रन शेष है। और ओवर कितने शेष है? ओवर 15 शेष है, अभी 5 ओवर हो गए हैं, 15 ओवर शेष है। 15 से काटूंगा, 15 कम 15 आ जाएगा, पूरा करिए, 1 0 बढ़ा करके पॉइंट बढ़ाऊंगा और सी पर बढ़ा दूंगा आगे। 15 पंजे 75 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 आ जाएगा यहाँ पर। और बचेंगे कितने यहाँ पर? 10 बचेंगे और 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो 10.46 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 10.46 इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बहुत। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी कई बार रिपीट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं, ये उलट जाते हैं इसमें। 3/2 की पावर माइनस का 9 है और गुणा में दिया हुआ है 2/3 की पावर माइनस का 6 और 1/4 की पावर माइनस का 3, और इसके सब में ये इसमें दिया हुआ है माइनस का 7 यहाँ पर। इसमें क्या करता हूँ, ये 2/3 है, ये 3/2 है, कोई सा भी मैं उलट दूंगा इसमें से। कैसे करूँगा? 3/2 इसको ऐसे रखता हूँ, माइनस का 2 करूँगा, इसको जब मैं पलट दूंगा यहाँ पर 3/2 करूँगा तो ये माइनस वाला प्लस में बन जाएगा यहाँ पर, बस ये माइनस का खत्म होकर के प्लस में बन जाएगा जब मैं इनको चेंज कर दूंगा यहाँ पर। इसको मैं भी ऐसे ही रखता हूँ, 1/4 माइनस का 3 ऐसे ही रखता हूँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 7 यहाँ से। इसको मैं देखता हूँ तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो कितना आ जाएगा? 6 में से 9 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर। 3/2 माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पर 1/4 और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस का 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये माइनस माइनस के 3 है दोनों, ये इसको मैं अंदर ले सकता हूँ। अब अंदर लूँगा यहाँ पर तो आ जाएगा 3/8, 3/8 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा और बाहर है माइनस का 7, ठीक। बाहर माइनस का 7 है, अब इनकी मैं गुणा करूँगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा, यानी कि 3/8 की पावर 21 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 40.6 किमी की यात्रा तय करने में 27 मिनट लगते हैं। चित्र जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:7 है, ठीक है। ये तो सभी में ही सेम सवाल दे रखा है, बताओ इसमें। यानी कि ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत ये नाव धारा के थोड़े चेंज करके दे दे मैं सवाल। पिछले 4-5 प्रैक्टिस सेट से सेम सवाल यही चल रहा है, ठीक है। पिछले 5-6 प्रैक्टिस सेट से यही सवाल इसमें चल रहा है, ठीक है। आप कर लेना इसको, आसान क्वेश्चन है।
देख लेंगे, अगर वीडियो देखी होगी तो आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन 9 प्लस 9 स्क्वायर, ये प्लस इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 9 प्लस 9 का वर्ग प्लस इस तरह से 9 की पावर 2n प्लस 1। इसको 6 से भाग किया जाता है। 6 से भाग किया जाता है तो शेषफल बताना है कितना होगा। 9 को 9 हो या 9 की पावर कितना भी हो, उसको अगर 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 3 ही आएगा। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं 6 से इसको भाग करूँगा जब, तो यहाँ भी 3 शेषफल बचेगा, यहाँ भी 3 शेषफल बचेगा और बचते-बचते यहाँ भी 3 शेषफल बचेगा। 3 की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर शेषफल बच रहा है, यानी कि 3 को अब मैं जोड़ूँगा इनको, जो शेषफल बचे मेरे सबको जोड़ूँगा इनको। कहाँ तक जोड़ूँगा? 2n प्लस 1 तक जोड़ूँगा इसको मैं। 3 को 2n प्लस 1 तक जोड़ूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6n प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको 6 से भाग करूँगा, जो शेषफल बचे थे उनको जोड़ा मैंने, फिर उसको ही मुझे भाग करनी पड़ती है। इसको 6 से भाग करूँगा तो 3 शेषफल बच रहा है, 6 से 6 कट रहा है यहाँ पर, 3 शेषफल बच रहा है मेरा। तो इसमें तो गायब है यहाँ पर, ये गायब है यहाँ पर, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा इसका आंसर। 3 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना कौन सा हो सकता है इसका। टुकड़ी है, उसमें एक निश्चित संख्या में मौजूद सेबों का औसत 0.5 किलोग्राम है। 0.5 किलोग्राम औसत है उसमें। तो निश्चित संख्या में मौजूद है, मुझे संख्या नहीं पता उनकी, तो मैं संख्या मान लूँगा कि स्टार्टिंग में जो सेब थे वो n थे। उनका जो औसत था स्टार्टिंग में वो कितना था? 0.5 किलोग्राम था। मैं किलोग्राम नहीं लिख रहा हूँ। तो इनका जो टोटल वज़न हो जाएगा तो n गुणा 0.5 हो जाएगा, यानी कि n/2 हो जाएगा। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो n/2 इसका वज़न हो जाएगा टोटल। आगे बोला कि 10 किलोग्राम 10 वज़न इसमें दे रखा है यहाँ पर, ये यदि 0.7 किलोग्राम औसत वज़न वाले 10 सेब निकाल लिए जाते हैं। 10 सेब निकाल लिए जाते हैं जिनका वज़न 0.7 किलोग्राम है एक का, तो 10 का कितना हो जाएगा? 7 किलो हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 7 किलो तो निकाल लिया जाता है। आगे बोला है कि 0.6 किलोग्राम औसत वज़न वाले 5 सेब डाल दिए जाते हैं, यानी कि 5 छंग 30, 3 किलोग्राम का वज़न डाल दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो डिफ़रेंस होगा, तो वो टोटल जो डिफ़रेंस हुआ यहाँ पर वो माइनस का 4 हुआ, यानी कि यहाँ से केवल माइनस का 4 वज़न निकाल लिया गया। अब जो वज़न है मेरे पास n/2 माइनस का 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस का 8/2, ये लिख सकता हूँ। मेरे पास अब जो वज़न है वो ये है n माइनस 8/2। संख्या कितनी बची है अब? अब जो मेरे पास, तो वज़न मेरे पास कितना है? वज़न मेरे पास ये है। वज़न मेरे पास ये बचा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर संख्या कितनी बची? संख्या पहले n थी, पहले n थी, 10 सेब निकाल लिए गए और 5 सेब डाल दिए गए, यानी कि यहाँ से अभी भी 5 सेब निकाल लिए गए हैं। तो संख्या मेरे पास 5 और कम हो जाएगी। औसत में क्या कमी आई? औसत जो है वो 0.1 की कमी आई थी, यानी कि औसत मेरे पास अब कितना है? 0.4 है और मेरे पास टोटल वज़न ये है। तो सवाल में बोला है कि सेबों की संख्या क्या थी? तो ये कब आता है मेरे पास? जब मैं इसकी गुणा करता हूँ, तब मेरे पास ये आता है यहाँ पर। यानी कि टोटल कितना है? n/8 है यहाँ पर। n/8/2 है, मैं कई तरह से इसको कर सकता हूँ। ठीक है, इनकी दोनों की गुणा करके भी कर सकता हूँ, कई तरीकों से मैं इसको कर सकता हूँ। n/2 आ जाएगा यहाँ पर। टोटल वज़न टोटल संख्या कितनी है? अब n/5 है और औसत कितना है? 0.4 है यहाँ पर। 0.4 को मैं क्या लिखूँगा? 2/5 लिखूँगा। 0.4 को मैं 2/5 लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो ये n/8 बराबर बटे आ जाएगा यहाँ पर, ये 2n माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 2/5 आ जाएगा। इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये 5n माइनस का 5 अट्ठे 40 आ जाएगा यहाँ पर। 5n माइनस का 5 अट्ठे 40, ये 2 दूनी 4n और माइनस का यहाँ पर 20 आ जाएगा। या अगर इधर आकर घट जाएगा तो n, 5n में से 4n जाएगा तो केवल n बचेगा और इधर 20 में से ये घट जाएगा तो 20 बचेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो सेबों की संख्या थी वो कितनी थी? 20 थी। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा। मुझे इसी का ही मान ज्ञात करना था n का, तो n का मान आ जाएगा 20। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि x का मान बताइए जबकि निम्न बटन का माध्य ये दिया हुआ है यहाँ पर 31.87 इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य कैसे निकालते हैं इसका? इनके आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जेड दिया हुआ है, एफ जेड मान लेंगे इसको, और बारंबारता ये दी हुई है। जो भी इनके आपस में गुणा करने के बाद ये एफ एस आएगा। यहाँ पे निकालने के बाद इसको जोड़ देंगे, जोड़ करके
जो बारंबारता है इनको जोड़ करके भाग कर देंगे, बराबर ये रखेंगे, ठीक है? आसान है वैसे तो ये, लेकिन माध्यिका का या आगे को कुछ और ऐसा सवाल आएगा थोड़ा-सा टिपिकल, तो मैं उसको बताऊँगा, ठीक है? इसमें से केवल गुणा भागा आप कर सकते हैं इसको इस तरह से। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 20 और 55 है। यदि इसके पदों का योगफल 600 है तो पदों की संख्या बतानी है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसके पदों का योगफल पता होना चाहिए। पदों का योगफल 2 होते हैं इसके। एक तो ये होता है इसका पदों का योगफल एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है? ये होता है इसका पदों का योगफल। लेकिन अगर अंतिम पद दिया हुआ हो और पहला पद दिया हो तब इसके पदों का योगफल क्या होगा? तब इसके पदों का योगफल होगा एसएन बराबर n/2 a प्लस l, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये होता है इसका योगफल समांतर श्रेणी का। तो इसमें हम मान रखते हैं कि एसएन का मान 600 दिया हुआ है और एन का मान हमें ज्ञात करना है कितने पद है, और ए का मान इसमें 20 है और अंतिम पद जो है 55 है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ एक 1200 हो जाएगा, ये इधर 1200 हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये अ, इ इस 75 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? ये 75 हो जाएगा, 75 इंटू एन, ठीक है? 75 इंटू एन हो जाएगा, एन का मान आ जाएगा 1200/75। कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर ये इसको मैं काट लूँगा, 3 से काटूँगा तो ये 3 चौक 12 और ये 25 और ये चला जाएगा यहाँ से यहाँ पर 3 चौक 4 बचेगा, 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। इसको काट लेता हूँ, 25 से काटता हूँ, 25 तिया 75 और ये 25 चौक का 100 आ जाएगा यहाँ पर, बचेंगे 20 और 25 अट्ठे 200। यहाँ से ये 16 बार कट रहा है ये, ठीक है? यहाँ से 16 बार कट जाएगा, 16 बार। तो n का मान जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है? n का मान यहाँ से 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे इसको, यानी कि ये इसके पदों का योग जो है वो 16 है, जिनका योगफल 600 है। अगला सवाल ये है कि किसी संख्या का 3%, 12 के 4% के 80 के 6% के योग का योग है। इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या के, मान लें संख्या वो n है, ठीक? संख्या n है और उस संख्या के 3% का, ठीक है? 3% का उस किसी संख्या का 3%, इस संख्या का 3% 12% के 12 के 4% के और 80 के 6% के योग के बराबर है। 80 के 6% के योग के बराबर है। ये सवाल में बोला है यहाँ पर कुल मिला के। तो देखो परसेंट तो सब में कॉमन आ रहा है, परसेंट तो मैं सब जगह से काट दूँगा, यहाँ से भी कट जाएगा परसेंट, यहाँ से भी कट जाएगा। परसेंट कट जाएगा यहाँ से। क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 3n बचेगा और ये 12 चौक 48 बचेगा और 6 अट्ठे 48 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा? 16 प्लस 160 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से मैंने 3 भी कॉमन काट दिया है यहाँ पर, तो ये मेरा 176 आ जाएगा। n का मान मेरा 176 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। कैलकुलेशन इसी तरह से करनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि पहले इनकी गुणा करो आपस में फिर जोड़ो, ये सब नहीं करना चाहिए, कॉमन काटनी चाहिए, कॉमन काटने से बहुत आसान हो जाती है। 3 नल P, Q और R मिलकर एक एक खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। ये भी सवाल ठीक है। एक 3 नल है, P 3 नल हैं यहाँ पर P, Q और R। P, Q, R ये भरते हैं उस टंकी को 12 मिनट में। इसके अलावा P अकेले टंकी को भरता है, P ये 36 मिनट भरता है P। इसके अलावा और दिया हुआ है इसमें Q, Q भरता है अकेले 42 मिनट में यहाँ पर। तो नल R अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा? R की मुझे एफिशिएंसी एलसीएम लेना पड़ेगा। R का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना आएगा यहाँ पर? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 12, 36 और 42 का। अगर मैं यहाँ पर 42 रख देता हूँ, यहाँ पर मैं 42 रख देता हूँ यहाँ पर, मैं 36 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है? मैंने यहाँ पर 36 रख दिया और 36 से 12 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है। मेरा यहाँ पर ये कब कटेगा? जब मैं यहाँ पर 7 रखूँगा, 7 छंग 42, ठीक है? तभी मेरा यहाँ पर कटेगा, यदि मुझे 7 रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये मेरा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, एक बार आप निकाल कर देख सकते हैं यही है क्या? तो ये जाएगा 12 तिया 36 और 3 सत्ते 21, यानी कि इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 21। इसकी आ जाएगी 7, यानी कि पी की आ जाएगी यहाँ पर 7, इसकी एफिशिएंसी किसकी? पी की। और यहाँ पर 42 से इसको काटूँगा, 7 छंग 42 और 6 छंग 36, इसकी आ जाएगी 6 इनकी। ये जो है क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 6। तो इस तरह से इनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब सवाल बोला कि आर अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ को पी और क्यू की कितनी है? 6, 7, 13 है। पी, क्यू, आर की कितनी है? 21 है, यानी कि इन सब की तो 21 है। पी प्लस क्यू प्लस आर इन सब की तो 21 है।
जिसमें से पी की और क्यू की, इन दोनों की पी की और क्यू की कितनी है? इनकी है यहाँ पर 6। तो आर की कितनी बचेगी? 6 7 13 है, 13 इधर घट जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास जो एफिशिएंसी बचेगी वो 8 बचेगी, किसकी? आर की। आर की एफिशिएंसी 8 बचेगी। 8 से मैं भाग कर दूँगा 36 गुणा 360 को। ये मेरा आंसर आ जाएगा कि जो टोटल टंकी कितनी है 36, टोटल टंकी मेरी कितनी है 36 गुणा 7, 36 गुणा 7 और बटे 8। यहाँ से मैं काट दूँगा 4 नम 36 और 4 दूनी 8, यानी 63 बटे 2 आ जाएगा। 63 बटे 2 आएगा। 9 सत्ते 63, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 63 बटे 2। इसको मैं काटूँगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कि 31 सही 1 बटे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से सवाल को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 मित्र अमित और गोपाल की मासिक आय क्रम से 5-7 के अनुपात में है। ये 2 मित्र हैं अमित, ये अमित है और ये गोपाल है, ठीक है। इनकी जो आय है ना, इनकम, उसका अनुपात 5-7 के अनुपात में है। और ये प्रत्येक माह 72,000 रुपये बचा रहे हैं और इनकी मासिक व्यय जो है, जो एक्सपेंडिचर है, वो किस अनुपात में है? 2 और 3 के अनुपात में है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रत्येक कितना बचा रहे हैं ये? अमित कितना बचा रहा है? 5 इसकी इनकम है और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 2। बचा कितना रहा है? 72,000 बचा रहे हैं ये प्रति माह, ठीक है। ये 72 आ जाएगा यहाँ पर और ये भी 72,000, दोनों बराबर 72,000 बचा रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसी स्थिति में, यहाँ पर 3 पंजे 15 हो जाएगा और इसकी करूँगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा यहाँ पर। 15 है यहाँ पर, ठीक है। इनमें कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इनकी भी गुणा करूँगा, इसकी भी, यानी कि दोनों अगर एक जैसे हैं, तो इनका ही अंतर इनका अंतर होगा, ठीक है। मैं अगर 72 दिया करूँगा, 72 दूनी करूँगा फिर घटाऊँगा, तो वही चीज़ आएगा कि 2 3 में से 1 को घटा दूँगा और 72 से गुणा कर दूँगा, यानी कि मेरा इनका जो डिफरेंस आएगा वो 72,000 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। डिफरेंस मेरा 72 ही हज़ार आएगा, मुझे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 3 है। मैं 3 से, यानी कि 72 की गुणा करूँ, 2 की 72 से गुणा करूँ, जब इसमें से घटाऊँगा तो 72 तो कॉमन है ही दोनों में, तो 3 में से 2 घट जाए, 2 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की 72 से गुणा हो जाएगी। बात समझ में आएगी? 1 का मान मेरा 72,000 है, 1 का मान मेरा 72 आ जाएगा। सवाल में पूछा है कि तो अमित की मासिक आय बतानी। अमित कौन है? अमित ये वाला है और इसकी मासिक आय कितनी है? 5 यूनिट है। 5 से गुणा कर दूँगा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 3 सिफ़र पहले से ही हैं और 5 सत्ते 35 और 1 36,000, यानी कि ये आ जाएगा 3,60,000 रुपए। 3,60,000, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। डी में है 36,000, 3,60,000 सॉरी। अगला क्वेश्चन ये है कि एन एन स्क्वायर प्लस एन का, ये सॉरी इसमें दिया है कि एम जो है वो एन स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रम अनुपाती है। सवाल में ये बोल दिया है कि ये जो एम है ना, ये एम जो है, एम, तो ये व्युत्क्रम अनुपाती है। किसका व्युत्क्रम अनुपाती? इस तरह से लिखेंगे। और किसका है? 1 बटे एन स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m बराबर k इंटू 1 बटे एन स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। अब आगे बोला है कि n बराबर 3 होने पर, अगर n बराबर 3 है तो m बराबर 3 है, दोनों के n भी 3 m भी 3, तो यहाँ से मुझे k का मान मिल जाएगा। m का मान भी 3 रख दिया मैंने, तो यहाँ पर k मैंने लिया था यहाँ पर 1 बटे एन स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 और 9 3 12, ठीक है। जब 12 तिया 36, यानी कि k का मान जो आ जाएगा मेरे पास, k का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। k का मान 36 आ गया मेरे पास यहाँ पर, ठीक। अब आगे बोला है कि एन स्क्वायर 69, यदि एन स्क्वायर 69 हो, मैं फिर से इसी में मान रखूँगा, इस वाली समीकरण में मान रखूँगा, तो मुझे m का मान बताना है। m का मान मुझे बताना है इसमें, m का मान मुझे बताना है और k का मान 36 आ चुका है और 1 बटे एन स्क्वायर का मान इसमें दिया हुआ है 69 इस बार। 69 3 72 हो जाएगा इस बार, ठीक है। 69 और 3 72 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 36 दूनी 72 आ जाएगा, तो m का मान जो आ जाएगा वो 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। m का मान 1 बटे 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 1 महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 200% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। सवाल थोड़ा-सा टिपिकल सवाल है ये, ठीक है। ये थोड़ा-सा टिपिकल सवाल है और इस तरह के सवालों को करना चाहिए वैसे हमें, ठीक है। हालाँकि उम्मीद नहीं है कि इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आए। अगर एग्ज़ाम में आते हैं, तो पहले हम इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर समय मिलता है बाद में तो करेंगे। इसकी अगर मैं ट्रिक भी बना देता इसकी तो मैं, ठीक है, लेकिन ट्रिक अगर बनाता तो फिर बहुत
पेचीदा ट्रिक हो जाती। उससे अच्छा है कि हम इसको आसानी से बेसिक से करें। बेसिक से करने के लिए भी कुछ इसमें काम ऐसे करने पड़ेंगे, तो थोड़ा-सा आसान हो जाएँगे। तो कैसे करेंगे इसमें? राजेश है, राजेश पहला दिन है राजेश का ये रहा। राजेश का पहला दिन है। ये क्या करता है कि 500 अंडे हैं पहले दिन इसके पास यहाँ पर, ठीक है? 500 अंडे हैं। इसके बाद वो 20% अंडे बेच देता है। 20% अंडे बेच देता है और उसके पास अगर वो 20% अंडे बेच देता है तो बचेंगे कितने उसके पास? 4/5 बचेंगे। यानी उसके पास 400 अंडे इस समय शेष हैं। अब आगे बोला है कि उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला देता है। अब इसमें क्या करता है अगले दिन, ये तो पहले दिन की बात आ गई, ठीक है? अगले दिन क्या करता है ये? अगले दिन इसमें 400 में को मिला देता है ये, 20% अंडे और मिला देता है। इसमें मिलाएगा तो 100 प्लस बी बटे 100 आ जाएगा यहाँ पर। 100 से 100 कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 4 इंटू 100 प्लस बी, ये बचेगा यहाँ पर। 4 इंटू 100 प्लस बी बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है? आगे बोला है अगले दिन तक 20% अंडे और भेज देता है। अब इसके पास ये अंडे रह आ गए हैं, ठीक है? अगले दिन ये आ गए और यहाँ से 20% अंडे बेच देता है। 20%, तो इसके पास बचेंगे कितने? बचेंगे इसके पास वही फिर से 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 फिर से बचेंगे। तो यानी कि इसके पास अब जो अंडे बच रहे हैं वो 4 चौक 16, 100 प्लस बी बटे 5 अंडे अब बच रहे हैं इसके पास। आगे बोला यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन तक जारी रहता है, यानी कि तीसरे दिन भी वही काम हुआ है। तीसरे दिन क्या काम हुआ है? जो यहाँ पर हुआ है। अब जो बचे हुए अंडे हैं, ठीक है? बचे हुए अंडे, इसमें ये क्या करता है 20 बी% अंडे और मिलाएगा यहाँ पर ये, ठीक है? इसमें को 20% अंडे और मिलाएगा। 20% अंडे मिलाएगा तो 100 प्लस बी बटे 100 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? ये मिलाएगा। इसको मिलाने के बाद इसके पास फिर से कितने अंडे रह गए? इसके पास जो अंडे रह गए, तो अंडे रह गए इसके पास फिर से 20% इसने सॉरी, इसको मिलाने के बाद 20% अंडे बेच दिए इनने। 20% अंडे बेच दिए तो इसके पास फिर से 4/5 रह जाएँगे। ये अंडे रहेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 1024 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इतना काम इसमें हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर देखो हमें सबकी गुणा भाग नहीं करनी। मैं यहाँ पर 100 प्लस बी का स्क्वायर करूँगा, यहाँ से हमें गुणा भाग नहीं करनी है, यहाँ से आसान करना है। इतना काम हमें करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनकी गुणा भाग नहीं करूँगा, केवल मैं इसको 100 प्लस बी का स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, ठीक? 100 प्लस बी का स्क्वायर करूँगा, यहाँ 16 चौका 64 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5 पंजे 25, 2500 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है? 2500 ये आया, 1024 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 64 से इसको काट दूँगा, कितनी बार जाएगा ये? 8 बार चला जाएगा और इससे काटूँगा यहाँ पर 8 एकम 8 बचेंगे 2, 8 दूनी 16 और 8 64। 8 एकम 8 बचेंगे 2, 8 दूनी 16 और 8 64, 128 और यहाँ पर 8 बचेगा और 8 से काटूँगा तो 8 से इसको काटूँगा, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, ठीक है? यानी कि ये कुल मिला के यहाँ से ये सब कट जाएगा, यहाँ पर 16 बार कट जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 100 प्लस बी का वर्ग जो होगा, 100 प्लस का बी का स्क्वायर बराबर 16 गुणा 2500 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 16 गुणा 2500 आ जाएगा। इस स्क्वायर को हटा दूँगा, इसको स्क्वायर को हटाऊँगा तो इसको मैं वर्गमूल चढ़ाऊँगा यहाँ पर, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 गुणा 50 आ जाएगा इसका, ठीक है? 4 गुणा 50 आ जाएगा। 100 प्लस बी यानी कि 4 पंजे 20, ठीक? इसका मान आ जाएगा 50 चौका 200 आ जाएगा यहाँ पर, ये 200 आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस बी का मान 200 आ जाएगा, बी का मान यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो बी का मान 100 आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उसके पास जो अंडे थे, तो स्टार्टिंग में उसके पास अंडे 100 थे, तो इसका मान आ जाएगा 100 यहाँ पर। इस तरह से इस सवाल को करेंगे, ठीक है? और कोई इसका तरीका करने का है नहीं, अगर है भी तो थोड़ा-सा फिर उसमें टिपिकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इस तरह से ये सवाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। तो यदि चाल 25% बढ़ा दी जाए, तो कितने समय की बचत होगी? ये बताया पूछा है सवाल में इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, 2 कस्बों के बीच की दूरी कितनी है? दूरी इसमें निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है? स्पीड दी हुई है यहाँ पर 72 किमी प्रति घंटा। 72 किमी प्रति घंटे की स्पीड दी हुई है और टाइम कितना दिया हुआ है? इस समय से 7 घंटे 30 मिनट, यानी कि 7 सही 1/2, यानी कि 7 दूनी 14, 15/2 लिख सकता हूँ इसको मैं। 15/2 घंटे में करता है, ठीक है? यहाँ पर ये घंटे बन जाएगा। अब इसमें यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम टाइम, ठीक है? स्पीड गुणा टाइम होता है यहाँ पर। ये 72
और गुणा 15/2 कर दूँगा और ये मेरे यहाँ पर किलोमीटर में दूरी आ जाएगी, ठीक है? यहाँ से 36 बार जाएगा, 36 गुणा 15 आ जाएगा। 36 गुणा 15 की ये दूरी आ जाएगी टोटल। अब सवाल में बोला है कि यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए। चाल पहले कितनी थी? 72 थी। 72 को मैं अगर 25% बढ़ाता हूँ तो 25 चौका 100 यानी कि 5/4 हो जाएगा। अगर मैं इसको कितना बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर 25%। तो 4 एकम 4, 4 अट्टे 32, 18 पंजे 90 हो जाएगी। यानी कि इसको मैंने अगर बढ़ा दी तो 18 पंजे 90 हो जाएगी अभी। 18 पंजे 90 हो जाएगी। अब अब जो मेरे पास स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है और डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? डिस्टेंस है मेरे पास 36 गुणा 15 की। तो समय की बचत बतानी है। पहले लग रहे थे उसको 15/2 घंटे, ठीक है? 15/2 घंटे लग रहे थे। अब कितने घंटे लगेंगे उसको? अब करूँगा मैं, यहाँ पर टाइम निकालूँगा तो स्पीड डिस्टेंस गुणा डिस्टेंस ये है और बटे में रखूँगा मैं स्पीड को। स्पीड आ जाएगी यहाँ पर 20, ठीक? इसको मैं काटूँगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 4 नम 36, 9 तिया 27। यानी कि अब जो यहाँ पर अब जो इस समय पर टाइम लगेगा उसको तो 27 घंटे लगेंगे। ये तो यहाँ पर 90 था ना यहाँ पर, तभी मैं सोचूँ कि ज़्यादा इतना घंटे कैसे बढ़ गए यहाँ पर ये गलत हो गया, ये 20 की जगह 90 रखा जाएगा यहाँ पर ही। क्योंकि अब जो चाल आ गई है ना वो स्पीड 90 आ गई है, ठीक है? हालाँकि मैंने बताया था यहाँ से 90 आ गई, 9 चौक 36 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये घटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ठीक? 9 चौक 36 और 15 चौका 60 यानी कि 6 आ जाएगा अब। अब जो अब जो टाइम लग रहा है उसको 6 घंटे का समय लग रहा है उसको। अब जो समय लग रहा है, पहले उसको लग रहा था साढ़े 7 घंटे का, अब उसको लग रहा है 6 घंटे का समय। अब उसको 6 घंटे का समय लग रहा है तो कितने घंटे की बचत हो रही है? 1 आधा यहाँ पे हो रही है उसको 1 घंटे 30 मिनट की बचत, ठीक है? 1 घंटे 30 मिनट की बचत हो रही है जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, ठीक है? ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 19 + 4 रूट 21 का धनात्मक वर्गमूल बताना है कितना होगा? तो इस सवाल को किस तरह से करेंगे? इसमें दिया हुआ है 19 प्लस का रूट 4 रूट 21 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर ये 19 है और यहाँ पर 21 है। मैं 21 को ऐसे टुकड़े करूँगा ताकि मेरा जोड़ने पर 19 आए। तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है मैं इसको भी 21 से एक काम करूँगा क्योंकि रूट बाहर 4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको पहले मुझे इस फॉर्म में एक्सचेंज करना पड़ेगा। मैंने पिछले उसमें भी बताया था, तो मुझे पहले 19 और प्लस का इसके इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इस तरह के अंदर, यानी कि 2 मेरा बाहर चाहिए मुझे, अंदर चाहे मेरा कुछ भी हो। तो अगर मेरा 2 यहाँ से बाहर निकालूँगा तो अंदर जो जाएगा मेरा यहाँ से, तो कितना जाएगा? तो अंदर जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं 2 बाहर लेता हूँ यानी कि 2 गुणा 2 को देखो, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? हालाँकि सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। 19 प्लस 4 और रूट 21 दिया हुआ है यहाँ पर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 19 प्लस 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ और प्लस रूट 21 लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ये 2 चाहिए यहाँ पर। ये 2 चाहिए तो ये 2 मुझे यहाँ नहीं चाहिए अभी। इसको मैं अंदर ले जाऊँगा इसको। इसके अंदर लेके जाऊँगा तो ये 2 जो है अंदर 4 बन के जाएगा, क्योंकि अंदर रूट है। तो 21 चौक 84 हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास जो इस समय बचेगा वो यहाँ पर, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 19 प्लस 2 रूट 84, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है? मुझे इस फॉर्म में चाहिए होता है ये, सबसे पहले। अब इस फॉर्म में मेरे पास ये आ गया था, अब मैं इस 84 के ऐसे 2 टुकड़े करूँगा कि जोड़ने पर मेरा 19 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं ऐसे? 12 सत्ते 84 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? 12 सत्ते 84 हो रहा है और 12 और 7 19 भी हो रहा है। तो मैं यहाँ से 12 और 7 को रूट में लेकर करूँगा, देखो यहाँ पर इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है और इसमें पूछा है वर्गमूल क्या होगा, तो मैं चढ़ा सकता हूँ वैसे यहाँ पर वर्गमूल इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रूट 7 और रूट 12, हालाँकि मुझे 12 पहले लिखना था लेकिन प्लस है तो कहीं भी लिख सकते हैं और प्लस का यहाँ पर आएगा 2 इंटू रूट 7 और रूट 12, ठीक है? ये मैं लिख सकता हूँ, बताओ इस चीज़ को। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है? ये स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बना दिया है यहाँ पर। ये ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का 2ab, इस तरह से ये बनेगा यहाँ पर। अगर मैं इसको खोल दूंगा ना तो यही बचेगा मेरा आकर के, यही बचेगा, तो मेरा यहाँ पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 7 का वर्ग करूंगा 7 आएगा, 12 का वर्ग करूंगा 12 आएगा, रूट 12 का, तो ये जोड़ करके 19 हो जाएगा और इसके अंदर गुणा करूंगा ये 84 हो जाएगा और फिर मैं 2 बाहर निकालूंगा तो 4 रूट 21 ही बच रहा है यहाँ पर। कुल मिला के इस वाली फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ।
इसको अगर मैं लिख सकता हूँ तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √7, ठीक है? √7 और प्लस √12 का होल स्क्वायर। ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये भी लिख सकता हूँ। अब मुझे इसी का ही तो वर्गमूल पूछा है, इसका मैं वर्गमूल करूँगा तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है? तो इसको वर्गमूल करूँगा तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरा जो बचेगा √7 प्लस √12 ये बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरा इसमें से कोई आंसर हो जाएगा। √12 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं इसमें देखो मेरा 4 छुपा हुआ है, 4 गुणा 3 कर सकता हूँ और 4 जब बाहर आएगा मैंने जैसे यहाँ बताया था, 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा और 4 को मैं वापस निकालूँ तो 2 ही बन के तो आएगा वापस। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा √7 और प्लस का यहाँ पर ये जो यहाँ पर 4 है तो ये मेरा 2 बन के आएगा बाहर और √3 आ जाएगा। √7 प्लस 2 √3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे यहाँ पर, ये वर्गमूल इसमें पूछा था इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ और भी क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें ये है 32वां यहाँ पर, ठीक है? 32वां क्वेश्चन ये भी है, इसको करते हैं। 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण दिए हुए हैं, 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए? देखो, इसमें दिया हुआ है कि एक पात्र ए है, एक बी है, ठीक है? इसमें मिल्क है और वाटर है, मिल्क और वाटर है। इसमें मिलाए जाते हैं 3 और 2 के अनुपात में ये। दूसरों को मिलाया जाता है 6 और 5 के अनुपात में। अब एक अनुपात हमें ज्ञात करना है कि जिस अनुपात में हमें मिलाना है कि तीसरा जो मिश्रण बनेगा हमारा फाइनल, उसमें जो अनुपात होना चाहिए वो 4 और 3 का होना चाहिए, ठीक? ये हमारा बनना चाहिए। हम 2 तरह के सवाल होते हैं, दोनों को इसी तरह से करते हैं। एक सवाल होता है कि 2 ही अनुपात दिए हुए होते हैं, उसमें कहा जाता है कि इन दोनों को अगर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो क्या अनुपात बनेगा? उस स्थिति में क्या करते हैं? उस स्थिति में हम करते हैं, दोनों में है एक ही काम करते हैं पहले तो। 3-2 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6-5 11 हो जाएगा और यहाँ पर 4-3 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर इनका एलसीएम लूँगा, एलसीएम इनकी गुणा ही आएगी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, तो मुझे एलसीएम रखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ 5 से भाग करूँगा तो 11 सत्ते 77 आएगा यहाँ पर, ठीक है? 11 सत्ते 77 आएगा, यहाँ पर 11 हट जाएगा, 5 सत्ते 35 आएगा, 7 हट जाएगा, 11 पंजे 55 आएगा यहाँ पर, ठीक? मुझे एलसीएम की ज़रूरत पड़ी नहीं, ये बात समझ हो गया यहाँ पर। अगर सभी प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो समझ गए होगे मैंने कैसे किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा? देखो, अगर इसमें ये पूछा होता कि 2 अनुपात दिए हुए होते और पूछा जाता है कि किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो अनुपात क्या होगा? तो हम क्या करते 77 की और 35 की दोनों अनुपातों में गुणा करके उन्हें जोड़ देते, मेरा आंसर आ जाता। इस बार ये बोला है कि एक तीसरा अनुपात बनाने के लिए किस अनुपात में, मतलब इस तीसरे मिश्रण में ये अनुपात बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? इसमें ये पूछा है। थोड़ा दोनों में अलग-अलग चीज़ पूछी है इसमें। इसमें क्या करूँगा, इसमें किसी भी एक में या तो मिल्क में गुणा कर लूँगा या वाटर में गुणा कर लूँगा, किसी भी एक में गुणा कर लूँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे मैं मिल्क में गुणा कर लूँ, चाहे मैं वाटर में गुणा कर लूँ। गुणा मैं वहाँ करूँगा जहाँ मेरे अनुपात छोटे दिए हुए हैं, ठीक है? अनुपात छोटे छोटे दिए हुए हैं, मैं वहाँ गुणा कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पर छोटे ही हैं, कहीं भी मैं गुणा कर सकता हूँ इसकी। मैं इधर कर रहा हूँ, मिल्क में गुणा कर रहा हूँ। 77 से कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 2 23 हो जाएगा, ठीक? 35 की 6 से गुणा करूँगा, 6 पंजे 30 आ जाएगा और 6 तिया 18 और 3 21 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 55 की 4 की करूँगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो आंसर निकालूँ, जो ये फाइनल वाला है, ये फाइनल वाला, इसी से मुझे इनका डिफरेंस लेना। इससे मैं इस वाले का डिफरेंस लूँगा, मेरा क्या अंतर आएगा? इससे पहले का डिफरेंस लेना है इस वाले का, जिस ऊपर वाले का बी का। तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर? यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, ठीक? 10 का। अगला अनुपात क्या होगा मेरा? इस वाले से अब मैं इस वाले का डिफरेंस लूँगा। इससे कितना डिफरेंस है? इससे डिफरेंस है मेरा 11 का। बताओ यही मेरा आंसर आ गया, नहीं आ गया? 10-11 का मेरा आंसर आ जाएगा, 10:11 ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लूँगा, बताओ कोई दिक्कत इस करने में? ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सवाल इस तरह से कर सकते हो। और ये ऐसा एक एकमात्र तरीका है जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा इस तरह का। ये मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है यहाँ पर। आप कोई भी 1000 सवाल कर लो इस तरह के, सब में यही ट्रिक अपना लो। इ इ इसी से ही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा कहीं भी। ठीक? ये 2 तरह के सवाल होते हैं, ठीक है? इसमें मैंने बता दिया और आगे बताने की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, समय ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाली किए गए टैंक का ये इस तरह का सवाल दिया हुआ है। ये एक पाई ग्राफ का सबसे अच्छा सवाल है अब तक का। ये पाई ग्राफ का बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, ठीक है? और समय चाहिए होता है, समय अब लास्ट में इतना बच नहीं रहा, तो मैं एक काम करूँगा, इस वाले जो सवाल को जो है ना, अलग से इसकी एक वीडियो बनाऊँगा छोटी-सी, 4 3 4-5 मिनट की। उसमें इस सवाल को मैं बता दूँगा, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा समय चाहिए होगा और यहाँ पर जगह भी नहीं बचेगी। इसको मैं एक अलग से बता दूँगा, ठीक है? इसके लिए आप इसको एक बार कोशिश कर सकते हो करके देखने की। आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर ये सवाल अगर इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सवाल करके बताना है, मैं इसका अच्छा तरीका, सही तरीका बता दूँगा, है ठीक?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि राम अपने घर से कार्यालय 8 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर राम है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो उसे जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पर कुल टाइम लग रहा है, कुल टाइम लग रहा है तो नीचे चाल जुड़ेगी। नीचे चाल जुड़ जाएगी, कुल टाइम कितना लग रहा है 4, ठीक है? ये तो मेरे यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगी। 2 पंजे 10 आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 को मैं 5 से भाग करूँगा तो 5 छन 30 और 5 चौक 20 यानी कि 6.4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी उसके घर से कार्यालय के बीच की, ठीक है? 3 खेतों के क्षेत्रफल ये इस तरह से दिए हुए हैं यहाँ पर। 3 खेतों के क्षेत्रफल यहाँ पर दिए हुए हैं ये। यहाँ पर 165, 165, 195 और यहाँ पर 135 वर्ग मीटर की इसके क्षेत्रफल है 3 खेतों के। प्रत्येक खेत में बराबर लंबाई के फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर है। अगर मैं इनका एचसीएफ ले लूँ, तो जो एचसीएफ आएगा तो क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक? यहाँ पर अगर मैं इनका एचसीएफ ले लूँ, एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा? एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इसमें से इसको घटाऊँगा, 100 165 में से 135 को घटाऊँगा, कितना आएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा मेरा 30 यहाँ पर। 165 में से अगर मैं 35 घटाऊँगा, 195 में से इसको घटाऊँगा मैं तो ये भी मेरा 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर भी मेरा 30 आ जाएगा, ठीक? 30 तो इसका एचसीएफ होगा नहीं, यानी कि यहाँ पर मेरा 5 एचसीएफ मेरा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसका एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि ये 30 से कट जाएँगे सब, तो मैं क्या करूँगा इस 30 को और आधा कर दूँगा, ठीक है? इसको मैं आधा करूँगा, तो मेरा 15 बचेगा यहाँ पर। हो सकता है मेरा 15 से कट रहा हो, ठीक है? तो ऐसे 15 से मुझे सब कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? 15 तो यानी कि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, वो 15 आ जाएगा। एचसीएफ 15 हो जाएगा, यानी कि जो 15 है, वो क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। 3 मीटर की इसकी चौड़ाई है, 3 से भाग करूँगा तो इसकी लंबाई आ जाएगी 5 की, ठीक है? 5 मीटर की इसकी लंबाई आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं इस सवाल में, इस पेस्टिसाइड में। कुल मिला के ये वाला जो सवाल है, ये जो पाई चार्ट है, इसका मुझे अफ़सोस है कि अभी मैं इसको नहीं बता पाया हूँ। ये मुझे मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है? लेकिन मैं इसको अगले किसी उसमें या एक छोटी-सी वीडियो बना कर के इनको मैं बता दूँगा। बहुत बढ़िया वैसे ये इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद तो बहुत कम है कि इस तरह के क्वेश्चन ना आए। लेकिन क्या है कि इन सवालों को करने से जो है ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाते हैं, ऐसे सवालों को करने से।